हेलो बच्चों, मैं मिसेस जॉन बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। आज फिर से हम एक बार ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी 8th क्लास के बच्चों का स्वागत करते हैं। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी की जो आपकी बुक है पृथ्वी और हमारा जीवन, इससे हम लोगों ने सेकेंड लेसन शुरू किया था, पार्ट 2, है ना। और चैप्टर का नाम क्या था? भारत में कृषि एवं सिंचाई। इसका हम लोगों ने 3 भाग पढ़ लिए। आज हम लोग इसका चौथा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने भाग 3 में भारत की मुख्य उपजें पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चावल, गेहूँ, दालें, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, इन फसलों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की कुछ बची हुई जो अन्य फसलें हैं उनके बारे में, है ना। अब वो फसलें कौन सी हैं? कपास और जूट। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कृषि कार्य में आने वाली समस्याएं क्या हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरकार द्वारा किए गए उपाय या व्यवस्थाएं। ठीक है, यानी इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय या व्यवस्थाएं। तो सबसे पहले हम लोग फसल के बारे में पढ़ते हैं। पहली फसल जो है वो है हमारी कपास। ठीक है, कपास जो है, जैसा हम लोगों ने अभी इसी लेसन में पढ़ा था कि कपास जो है वो भारत की नगदी फसल है ना। नगदी का मतलब इसे बेचा जाता है। ठीक है, यानी किसान इसको अपने पास नहीं रखता, इसे बाज़ार में बेचता है और इससे उसे क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए कपास भी भारत की क्या है? प्रमुख नकदी फसल है। और कैसी फसल है? रेशेदार फसल है। रेशेदार क्यों है? क्योंकि इसमें रेशा जो है वो आपने रुई देखा है बच्चों? रुई में कैसे रुई में क्या पाया जाता है? रेशा पाया जाता है ना। तो ये रेशेदार फसल है। और कैसी फसल है? नकदी फसल है। ठीक है, चूँकि इसका जो कपास का जो रुई होता है वो एकदम आपने देखा होगा सफ़ेद रंग का होता है ना, वाइट कलर का, और बहुत ज़्यादा इसका उपयोग भी है ना। तो इसलिए कपास को, है ना, जो इसकी रुई होती है उसको श्वेत स्वर्ण यानी सफ़ेद सोना भी कहा जाता है ना। यानी कपास की रुई को श्वेत स्वर्ण या सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कपास का इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है? शायद आप में से कुछ बच्चों को पता भी होगा कपास से क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। तो कपास से कई चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन कपास से जो सबसे पहले उसकी रुई होती है उससे सूत या धागा बनाया जाता है। ठीक, और फिर उससे वस्त्र या कपड़ा जो है वो बनाया जाता। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं ना, वो इसी कपास यानी रुई से क्या की जाती है? बनाई जाती। अब भारत में क्यों कपास की खेती होती है, इसके लिए क्या आवश्यक दशाएं होनी चाहिए, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो कपास जो है वो गर्म और नम जलवायु की फसल है। गर्म मतलब गर्मी चाहिए, है ना, और नम मतलब पानी चाहिए। तो गर्म और नम जलवायु की फसल है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी सबसे ज़्यादा भारत में कपास की खेती काली मिट्टी में ही की जाती है। लेकिन जिन राज्यों में काली मिट्टी नहीं है, वहाँ जो उपजाऊ दोमट मिट्टी होती है उसमें कपास की खेती की जाती है। वर्षा कितनी चाहिए? तो कपास के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। लेकिन जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई के द्वारा भी कपास की खेती जो है वो की जाती। तो ये है कपास के लिए क्या आवश्यक दशाएं होनी चाहिए। अब हम लोग चलेंगे भारत में कपास कहाँ कहाँ बोया जाता है, उसकी खेती कहाँ कहाँ की जाती है। तो भारत में कपास उत्पादक जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हम लोग देखें। तो भारत में कई राज्यों में कपास बोई जाती है, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। तो सबसे पहला जो राज्य है वो है गुजरात, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, चौथा है पंजाब,
पाँचवा है तमिलनाडु, छठवां है उत्तर प्रदेश, सातवां है पश्चिमी बंगाल, आठवां है आंध्र प्रदेश, नौवां है कर्नाटक और 10वां हरियाणा। इन राज्यों में कपास की खेती भारत में की जाती है। अगर मानचित्र में हम लोग देखें तो ये भारत का मानचित्र मैंने बनाया है और इसमें मैंने इन राज्यों को दिखाया। तो ये वाला राज्य जो है मैंने एरो बना के लिखा, ये है गुजरात, ठीक। उसके नीचे ये है महाराष्ट्र, उसके नीचे आओगे तो ये है कर्नाटक, उसके नीचे आओगे तो ये है तमिलनाडु, इधर आओगे तो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक। ये है मध्य प्रदेश, ये है आपका उत्तर प्रदेश, इधर कौन है, पंजाब और हरियाणा। तो इन राज्यों में भारत में कपास बोई जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ बोई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पन्न करने वाला राज्य है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होती है ना, प्रथम स्थान है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। तो कपास उत्पादन में गुजरात भारत में सबसे आगे है। उसके पीछे दूसरे स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र है। फिर तीसरे स्थान पर कौन है, आंध्र प्रदेश है। फिर चौथे स्थान पर कौन है, कर्नाटक है। तो इन सारे राज्यों में कपास हो जाती है। गुजरात और महाराष्ट्र में कपास क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पूरा काली मिट्टी मिलता है। तो काली मिट्टी होने के कारण यहाँ कपास बहुत ज़्यादा बोई जाती है। उत्तर प्रदेश में जो हमारा दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, जिसमें आपका सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है ना, इन राज्यों में इलाहाबाद है, ठीक है। इन राज्यों में कपास की खेती की जाती है। फिर इधर पंजाब और हरियाणा, ये उत्तर भारत के राज्य हैं जहाँ कपास बोई जाती है। यहाँ काली मिट्टी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी यहाँ उपजाऊ दोमट मिट्टी है, इसलिए यहाँ कपास बोई जाती है। तो ये हो गए भारत में कपास उत्पन्न करने वाले राज्य। दूसरी फसल कौन सी है, दूसरी फसल है जूट। जूट भी बच्चों कपास के समान कैसी फसल है, रेशे वाली फसल है और नगदी फसल है। नगदी फसल भी है और रेशेदार। आपने सुतली देखी है ना, बोरा देखा है ना, टाट देखा ना, सुतली रस्सी देखी है ना, रस्सी में क्या पाया जाता है, रेशा पाया जाता है ना। तो जूट से ही रस्सी बनाई जाती है। सुतली भी किससे बनाई जाती है, जूट से बनाई जाती है। तो जूट कैसी फसल है, नकदी भी है और रेशेदार। तो कपास और जूट बच्चों दोनों रेशेदार फसल भी हैं और नकदी फसल भी हैं। भारत बच्चों दुनिया में सबसे अधिक कपास उत्पन्न करने वाला देश है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा जूट जो है वो उत्पन्न किया जाता है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पन्न करने वाला देश है, ठीक है। जूट का जो रेशा होता है ना, उसको बोलते हैं स्वर्णिम रेशा। क्या बोलते हैं, स्वर्णिम रेशा। जूट के रेशे को क्या बोलते हैं, स्वर्णिम रेशा। कपास के रेशे को क्या बोलते हैं, श्वेत, है ना, स्वर्ण। इसको श्वेत स्वर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वर्णिम। इसका जो रेशा होता है वो सुनहला गोल्डन कलर का होता है और रुई तो आपने देखी है, वो सफ़ेद रंग की होती है। तो जूट के रेशों को बोला जाता है स्वर्णिम रेशा। कपास की रुई को बोला जाता है श्वेत स्वर्ण। अब चलते हैं भारत में जूट से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है। तो आपने बोरा देखा है, बोरा जिसमें सामान पैक किया था, टाट, रस्सी, सुतली, घर में सजावट का सामान, है ना, जूट के बैग, दरी, कालीन और सस्ता कपड़ा, ये सभी चीज़ें जूट से क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। भारत में जूट क्यों होता है, तो उसका कारण है कि इसके लिए कुछ आवश्यक दशाएं चाहिए और ये आवश्यक दशाएं भारत में पाई जाती हैं। सबसे पहले आवश्यक दशा क्या है, इसके लिए भी गर्म और नम जलवायु चाहिए। कपास के लिए भी गर्म नम चाहिए था, जूट के लिए भी गर्म और नम जलवायु। इसके लिए वर्षा ज़्यादा, कपास से भी ज़्यादा बारिश चाहिए और इसके लिए मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होनी। जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, उसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी।
होगी, है ना। तो ये आवश्यक दशाएं होती हैं जिसके कारण ही भारत में जूट बोया जाता है। अब जूट कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है भारत में, तो पश्चिमी बंगाल, दूसरा राज्य असम, तीसरा राज्य मेघालय, चौथा राज्य बिहार, पांचवा राज्य उत्तर प्रदेश, छठवां राज्य उड़ीसा। तो कितने राज्य हो गए, 6 राज्य। सबसे पहले है ये, मैंने एरो बना के लिखा ये पश्चिमी बंगाल, ठीक। उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद असम, उसके बाद मेघालय, उसके बाद बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये वो राज्य हैं जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, असम, मेघालय, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। ये वो राज्य हैं जहाँ जूट की खेती की जाती है। अब भारत में सबसे ज़्यादा जूट कौन सा राज्य उत्पन्न करता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पन्न करने वाला राज्य ये पश्चिमी बंगाल है, जहाँ गंगा का डेल्टा है ना बच्चों, इस गंगा के डेल्टा में जूट सबसे ज़्यादा बोया जाता है। तो कपास उत्पन्न करने में गुजरात सबसे आगे है भारत में, तो जूट उत्पन्न करने में पश्चिमी बंगाल सबसे आगे है, ठीक है। तो ये हैं भारत में जूट उत्पन्न करने वाले राज्य। अब चलते हैं, हमारे भारत में जो किसान हैं उनको कृषि कार्य के समय कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो किसानों को कृषि कार्य में आने वाली कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं को हम लोग देखेंगे। तो पहली समस्या है जिसका सामना किसान को करना पड़ता है, वो ये है कि कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, जिससे किसानों की जो खेती होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बाढ़ आने पर या सूखा पड़ने पर किसानों की खेती अक्सर क्या हो जाती है बच्चों, नष्ट। तो ये पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है कि भारत में जो किसान हैं उनको अच्छा बीज और खाद दोनों समय से नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरी समस्या, अच्छा बीज और खाद किसानों को समय से नहीं मिल पाता। तीसरी समस्या है कि किसानों के खेत जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं और दूर दूर बिखरे हुए हैं, जिसके कारण उनको कृषि कार्य करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो छोटे छोटे और बिखरे खेत होने के कारण किसानों को कृषि कार्य करने में कठिनाई होती। चौथी समस्या क्या है कि अक्सर किसानों के पशुओं में बीमारी फैल जाती है और बीमारी फैलने से जो पशु होते हैं वो मर जाते हैं, जिसके कारण किसानों का जो कृषि कार्य है वो भी बीच में क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। बाधित मतलब रुक जाता है। पांचवी समस्या क्या है, नहर है। नहरों से समय से, है ना, एक तो नहर होए, नहरों में समय से उनको पानी नहीं मिल पाता है, और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहरों में पर्याप्त पानी नहीं होता है। इन सब कारणों से किसानों को समय पर क्या नहीं मिल पाता है, नहरों से पानी नहीं मिल पाता है। तो ये 5 समस्याएं हैं जिसका किसान को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। अब चलते हैं, सरकार किसानों की इस समस्या को दूर करने के लिए क्या उपाय करी है या व्यवस्थाएं करी है। तो सरकार के द्वारा भारत में किसानों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए कई सारे उपाय किए गए हैं। सबसे पहला उपाय या व्यवस्था जो की गई है वो ये है, अनाजों और फसलों की जो खरीद की न्यूनतम दर है उसको सरकार ने क्या कर दिया है, निश्चित कर दिया। यानी किसानों की फसल को खरीदने की जो न्यूनतम मूल्य है या दर है उसको सरकार ने क्या कर दिया है, निश्चित कर दिया है। दूसरा क्या उपाय किया है कि उनको फसल या उपज खरीदने और बेचने के लिए मंडियों और विपणन केंद्रों की क्या की गई है, स्थापना की गई है। किसका स्थापना किया गया, मंडियों का और विपणन केंद्रों का सरकार ने क्या किया है, स्थापना की है, ताकि किसान अपने फसलों को वहाँ पर क्या कर सके, बेच सके और खरीद सके। तीसरा उपाय क्या किया है, फसलों को मंडी तक ले जाने के लिए
है ना, फसलों की ढुलाई के लिए सरकार ने गांव से शहर तक में या मंडी तक में छोटे बड़े सड़क मार्गों का क्या किया है, बनाया है। ठीक है। चौथा उपाय क्या किया है, खाद्य संरक्षण। फसलों को ना जब अनाज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनको रखने की जगह होनी चाहिए ना, तो खाद्य संरक्षण यानी अनाज को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने गोदाम और शीत घर जहाँ सब्जी वब्जी सुरक्षित रखी जाती, सड़ती नहीं है सब्जी ना, तो शीत घरों की क्या की है सरकार ने स्थापना की है। पांचवा क्या उपाय किया है सरकार ने, तो पांचवा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया है, ताकि किसानों को क्या मिल सके, समय पर ऋण जो है वो मिल सके। तो किसानों को सरकार ने क्या दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड के क्यों दिया है, ताकि वो ऋण पर क्या ले सकें, पैसा ले सके। छठवा, किसानों के लिए फसल बीमा की योजनाएं भी सरकार ने चलाया है, ताकि अगर उनकी फसल नष्ट हो जाती है ना, बाढ़ के द्वारा, सूखा के द्वारा, तो उनको उसकी हर्जाना जो है वो क्या हो सके, मिल सके, है ना। तो हर्जाना देने के लिए उनके फसल नष्ट हो जाने पर सरकार ने फसल बीमा योजना भी चलाई है। सातवां जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय किया गया है सरकार के द्वारा, वो है चकबंदी। अभी हम लोगों ने समस्या में पढ़ा ना कि किसानों के कुछ खेत क्या होते, छोटे छोटे होते, दूर दूर होते, जिसके कारण किसान को कृषि कार्य करने में बहुत कठिनाई होती है, खर्चा भी बहुत आता है। इसलिए सरकार ने चकबंदी कार्यक्रम चलाया। चकबंदी में क्या किया सरकार ने, किसानों के जो दूर दूर और बिखरे खेत थे, है ना, किसानों के जो दूर दूर और बिखरे खेत थे, उनको एक स्थान पर कर दिया जाता है या एक चक के रूप में बदल दिया जाता है। चक के मतलब बड़े खेत के रूप में चक मतलब बड़े खेत के रूप में बदल दिया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, चकबंदी कहते हैं। तो चकबंदी, चक मतलब खेत, बड़ा खेत, बंदी मतलब एक, तो बिखरे खेतों को क्या कर देना, एक स्थान पर कर देना, उसको हम बोलते हैं चकबंदी। चकबंदी योजना लागू होने से किसानों को क्या लाभ हुआ, तो पहला लाभ ये हुआ कि किसान अब खेतों में सही ढंग से क्या कर सकते थे, खेती कर सकते थे, और खेती में उनका खर्च भी क्या होता, अब है कम होता। पहले ज़्यादा खर्चा होता था, अब लागत यानी खर्च भी किसानों का क्या होता है, कम होता। यहाँ एक मैंने चित्र बनाया बच्चों चकबंदी का। ये चकबंदी के पहले का है ना। ये किसानों के 3 किसान हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए 3 किसान हैं, उनके ये छोटे छोटे खेत हैं, और एक किसान का खेत हरे रंग का, एक किसान का खेत ऑरेंज कलर का, एक किसान का खेत पिंक कलर का। अब एक खेत यहाँ, एक खेत यहाँ, एक खेत यहाँ, पीले वाले का भी एक खेत यहाँ, एक खेत यहाँ, एक खेत यहाँ, पिंक वाले का भी एक खेत यहाँ, एक खेत यहाँ, एक खेत यहाँ। तो छोटे छोटे बिखरे बिखरे खेत। तो इनको किसानों को अपने खेतों की देखभाल करने में और खेती कार्य करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो सरकार ने चकबंदी में क्या किया कि एक किसान को एक जगह पर क्या कर दी, भूमि, इन खेतों को मिलाकर एक जगह कर दिया, है ना, जिससे पहले की तुलना में किसान के खेत क्या हो गए, आकार में बड़े भी हो गए और एक स्थान पर हो गए। इसी तरह ऑरेंज वाले के तीनों खेत को क्या कर दिया सरकार ने, मिलाकर एक स्थान पर कर दिया। पिंक वाले के भी तीनों खेत को सरकार ने क्या किया, एक स्थान पर कर दिया। तो चकबंदी में बिखरे खेतों को सरकार ने क्या कर दिया, एक स्थान पर कर दिया, जिससे उनके खेत क्या हो गए, उसका आकार पहले से बड़ा हो गया, एक स्थान पर हो गया। अब किसान अपने खेतों में कृषि का कार्य क्या करने लगे, आसानी से करने लगे, जोताई बुआई करने लगे, सिंचाई करने लगे, फसलों की देखभाल करने लगे, और इससे उनका लागत क्या होने लगा, कृषि कार्य में कम आया। तो ये है चकबंदी। तो चकबंदी का मतलब एक किसान के छोटे छोटे और बिखरे खेतों को
एक स्थान पर कर देना ही क्या कहलाता है? चकबंदी कहलाता है। तो ये हो गया बच्चों सरकार के द्वारा किसानों की समस्याओं को, इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा किए गए उपाय या व्यवस्थाएं। तो ये बच्चों आज हमारा इस लेसन का एक भाग पूरा हो गया। एक भाग कौन सा? भारत में कृषि, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का क्या बचा है? सिंचाई बचा है। सिंचाई हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। और कृषि वाले लेसन में कृषि वाला भाग जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसमें ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप सब अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं। तीसरा है, चकबंदी किसे कहते हैं। चौथा है, जूट से बनाई जाने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में जूट उत्पादक, ये उत्पादक है बच्चों, भारत में जूट उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। छठवां है, भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। सातवां क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जूट उत्पन्न किया जाता है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जूट उत्पन्न किया जाता है। तो बच्चों ये हमारा आज का कृषि वाला भाग पूरा हो गया। थैंक यू। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और अगली बार हम लोग सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।